हिंदी खबर से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा के 14 दिन ही हुए हैं और इसका असर बीजेपी और मोहन भागवत पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मेरा कहना है कि बस एक दिन के लिए मोहन भागवत राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। वहीं पीएफआई को लेकर कहा कि देश विरोधी नीतियों को लेकर पिछले 8 सालों में अब तक केंद्र सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी यहाँ पर हैं। गौरव जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अभी कुछ ही दिन की शुरुआत हुई, लेकिन जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से चीजें देखने को मिली। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को 14 दिन हुए हैं और इन 14 दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतिहास में पहली बार गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा का स्टेटमेंट दे रहे। मोहन भागवत जी दूसरे धर्म के लोगों के घर जाके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये यात्रा जब तक पूर्ण होगी तो जो पिछले 8 साल में समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है, वो ये यात्रा उस पर मलहम लगाने का काम करेगी। पुनः एक भारत श्रेष्ठ भारत, सही अर्थों में एक भारत की स्थापना करेगी। जो सरकार ने जो भारत को डेंट दिया है, भारत के समाज को डेंट दिया है, उसको मरहम लगाने का काम करेगी। और हमें खुशी है कि मोहन भागवत जी को 14 दिन में ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मोहन भागवत जी 1 घंटा आइए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलिए। आपके मन से कटुता, नफरत, एक दूसरे धर्मों के प्रति जो आपके मन में नेगेटिविटी है, वो सब निकल जाएगी। यानी आपके हिसाब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे तरीके से इन पे दिख रहा है क्या? इसी सब चीज के लिए यात्रा? बिल्कुल, आप देखिए ना, अगर नहीं दिख रहा होता तो 8 साल में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा। आपने तो कभी नहीं सुना होगा मोहन भागवत जी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर गए, उनसे चर्चा करी। ये आज ही क्यों हो रहा है? ये संयोग नहीं है, ये एक भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ से। इनका साफ तौर पर कहना है भारत जोड़ो यात्रा का असर तो साफ तौर पर बीजेपी और मोहन भागवत पर देखने को मिल रहा है। वहीं पीएफआई को लेकर इसके पहले कोई काम केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वहीं देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। इस दौरान 100 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज एनआईए ईडी की रेड लगाई जा रही है, जो कि पीएफआई के ऊपर है। प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ आदेश गुप्ता है। दिल्ली की भी बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में जाकर रेड लगाई है और तकरीबन पूरे भारत में 106 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं। पीएफआई एक खतरनाक संगठन है जो समाज में द्वेष की भावना फैला रहा है, जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने और घृणा का भाव देश के अंदर फैला रहा है। ऐसे में पीएफआई पर कार्रवाई स्वागत योग्य कदम है। और यही नहीं, सिर्फ घृणा की बातें ही नहीं, वरन पूरे देश के अंदर विदेशी फंडिंग को लाकर देश को तोड़ने की साजिश जो पीएफआई कर रहा था, अब जब पीएफआई पर ये कार्रवाई हुई है, यहाँ से पीएफआई के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का गिरफ्तारी भी हुई है, इससे सारे बातें खुलेंगी कि कौन कौन लोग जो विदेश से फंडिंग करके देश को तोड़ने की और कमज़ोर करने की जो साजिश रच रहे थे पीएफआई को आगे करके, ये सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। सवाल है, टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, जैसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, क्या बीजेपी अब पीएफआई को बैन करेगी और कब करेगी? देखिए, सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ है। सरकार पीएफआई पर बैन करना है, सरकार करेगी। जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पीएफआई के लोग इस देश के अंदर घृणा का माहौल बना रहे थे, मुसलमानों के अंदर अलगाववाद की भावना पैदा कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिलकर ही काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जो लोग ये चाहते हैं अपने स्वार्थ की वजह से कि देश को तोड़ने की साजिश करें और उनकी सफल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता को। आप सुन रहे थे, पीएफआई पर टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लगातार इलीगल ट्रेनिंग
जैसे तमाम एक्टिविटीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेकर एनआईए ईडी रेड मार रही है इनके तमाम ठिकानों पर और सीधे तौर पर मुसलमानों को अलगाववाद से जोड़ने का भी काम पीएफआई कर रहा है, ऐसा आतिश गुप्ता का कहना है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंदोला, हिंद खबर, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजू भाई बहुत अच्छे व्यक्ति थे, यूपी में पैदा हुए लेकिन महाराष्ट्र में लंबा समय गुजारा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राजू की आत्मा को शांति दे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हमारे साथ हैं। सर, एक महान कलाकार, क्योंकि आप भी मुंबई से हैं, वो भी महाराष्ट्र से थे, जैसा कि यूपी से तो आते, लेकिन उनकी जो कहीं ना कहीं कर्म भूमि थी वो महाराष्ट्र थी। वहाँ उन्होंने काफ़ी लोगों को हंसाया, फिर उत्तर प्रदेश की ओर रुख करा जहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने उनको दी थी। हाँ, तो मतलब राजू श्रीवास्तव एक हास्य विनोद कलाकार था। दूसरे का दुख भुलाने के लिए मतलब उनको कॉमेडी के माध्यम से, हास्य विनोद के माध्यम से उनका दुख कम करने का काम करता था, लोगों को हंसाता था। ज़िंदगी में हंसाना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर अपनी बॉडी ठीक रखनी है तो आदमी ने ज़िंदगी में हंसना चाहिए। और इसीलिए मतलब एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में वो मुंबई में रहा। मेरे साथ उनके बहुत अच्छे नज़दीकी संबंध थे और कई साल तक मुंबई में रहा। अभी थोड़ा यूपी से, वो तो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में कई साल हो रहे थे। और अचानक उनको ये एक्सरसाइज करते करते अटैक आ गया। एम्स में कई दिन 40-45 दिन भर्ती हुए और आखिर में वो चले गए हैं। तो हमारा एक बहुत ही बड़ा कलाकार हमने खो दिया है और मैं उनको हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके जैसा कलाकार होने ऐसा नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़े कलाकार थे और उनकी याद हमें हमेशा रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए रामदास अठावले जी को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो फिल्म सिटी राजू श्रीवास्तव जी बनवाने वाले थे, अब उस फिल्म सिटी का जो काम है जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे राजू श्रीवास्तव जी का सपना पूरा हो सके। क्या इनके साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रिपल एससी पेपर लिस्ट घोटाले में डीजीपी कह रही हैं कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अभी से छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, लेकिन बड़े मगरमच्छों को आखिर कब पकड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 19 अक्टूबर को कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनने वाला है ये तय हो जाएगा, नाम सबके सामने आ जाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा जी। सबसे पहले सवाल होगा यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है, एक अंतिम कंक्लूजन भी होना है। मुख्यमंत्री धामी भी दिल्ली दौरे पर थे, साफ कहना था कि कमेटी बनाई गई थी, जांच की गई है और निष्पक्ष रूप से पूरा प्रोसेस किया गया है। उनकी तरफ से जांच खत्म हो गई, लेकिन हमारी जो लड़ाई है विपक्ष की वो अभी पूरी नहीं हुई। हमने कहा था कि इसमें दो केसेस हैं, एक है 15-16 का केस, एक अभी वाला केस, और इसमें अध्यक्षों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एस राजू ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने ये आरोप लगाया था, 2 आरोप लगाए थे। एक ये कहा था कि मैं 3 या 4 बार सूचना दे चुका था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वो कौन अधिकारी थे, कौन पुलिस के या ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने कार्रवाई नहीं की। और दूसरा जो सफ़ेद पोस्ट नेताओं के उन्होंने जिक्र किया था कि सफ़ेद पोस्ट नेताओं का मुझ पर दबाव था कि जांच ना हो सके, तो उन लोगों के नाम सार्वजनिक होने अभी बाकी हैं। और जब तक ये नहीं होता तब तक आवाम को भरोसा नहीं होगा कि जांच सही हुई है। क्योंकि इस पूरे मामले पर 41 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और 18 से ज़्यादा आरोपियों पर संगीन आरोप भी लगाए गए हैं, धाराएं भी लगाई गई हैं, तो क्या कांग्रेस को इसमें संतोष नहीं हो जाना चाहिए कि अब जो भर्तियों में जो पेपर लीक्स के जो घोटाले हो रहे हैं उनमें एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकल कर आ रहा है? भाई 18 लोगों पे आरोप लगा दिए, 41 गिरफ्तारियां होंगी, अपनी जगह है। मैं कह रहा, हम शुरू से कह रहे हैं कि छोटे लोगों को पकड़ा गया है, छोटी मछलियाँ पकड़ी गई हैं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? बिना किसी अधिकारी, उच्च अधिकारियों की मदद के, बिना सफ़ेद पोस्ट नेताओं के संरक्षण के ये संभव नहीं है। और पूरे उत्तराखंड की जनता, आवाम ये जानना चाहती है वो लोग कौन हैं, और हमारी लड़ाई वही है। इसीलिए हम सीबीआई जांच की बात कर रहे थे, इसीलिए हम कह रहे थे कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में प्रपत्र जमा होने चाहिए। जिस उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का गठन किया गया उसके अपने अंदर से जो पेपर बना वो भी लीक हुआ है।
बहुत शुक्रिया करण मेहरा को आप सुन रहे थे। और यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर जांच पूरी हो चुकी है, एक अंतिम मोहर लगनी बाकी है, लेकिन इसको भी लेकर हमलावर होते हुए इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि छोटी मछलियों को नहीं बल्कि बड़े मगरमच्छ को पकड़िए, तभी उत्तराखंड की जनता इस पूरे मामले को लेकर समझेगी कि हाँ एक जांच की गई है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ ओशी बंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ करना था, मेरे दोस्त बीच में ही छोड़कर चले गए, तुम हम सब के बीच हमेशा जिंदा रहोगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के साथ में काम किया है, उनसे बात करते हैं कि आखिर राजू जी की ऐसी कौन कौन सी यादें हैं, क्योंकि आप उस वक्त वहाँ थे जब राजू जी ने शुरुआत की थी, संघर्ष भी कर रहे थे। जी जी, हम लोग स्ट्रगल पीरियड के टाइम के हैं, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती यारी है, बैठना उठना था और हंसी मजाक आइटम बनाते थे। तो मुझे बोलते थे बेदी भाई कैसा लगा ये वो, कैसा हम बना, और अच्छी आवाज़ थी। तो ऐसे करते करते हम बड़े हुए। अभी क्या कि दुख तो हुआ है बहुत, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस अपने चरणों में रखे, यही हमारी अरदास है, प्रार्थना है। राजू भैया क्योंकि सबको हंसाते थे और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में बढ़ चढ़ कर काम भी किया है, आगे ले जाना चाहते थे देश को। जब तक उनके वीडियो, जब तक उनके ऑडियो और जब तक उनकी फिल्में रहेंगी, राजू भाई हमारे दिलों में रहेंगे, इस देश के दिलों में रहेंगे। देश को स्टैंड अप कॉमेडी की एक नई पहचान उन्होंने दिलाई। तो आप एहसान जी और बेदी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के साथ काम किया है, राजू श्रीवास्तव जी के साथ एक समय बिताया है और सुख दुख में उनके साथ में शामिल रहे हैं। आज अंतिम विदाई देने के लिए ये भी दिल्ली पहुंचे हैं। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। हिंदी खबर से खास बातचीत के दौरान कॉमेडियन सुनील पॉल ने कहा कि राजू श्रीवास्तव के निधन से दुखी हूं, राजू की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कॉमेडियन सुनील पाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सुनील जी, अगर राजू भाई की बात करें तो राजू जी एक उम्दा कलाकार होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत नेक इंसान, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान। किसी से भी मिलते थे लगता था यार पहली बार नहीं मिल रहे, बहुत सदियों से उनका एक पुराना रिश्ता है, बहुत पर्सनली ग्रीट करते थे, ट्रीट करते थे, सामने लोगों को बहुत स्पेशल फील करवाते थे। कभी सीनियर जूनियर की कोई बाउंड्री नहीं रखी, जब भी वो मिलते थे लगता था कि सीनियर तो है लेकिन हमसे भी यंग है, हमसे भी उम्र में छोटे, ऐसी उनकी बातचीत होती थी, ऐसा उनका रवैया होता था। खाने के शौकीन, गाने के शौकीन, हंसाने के शौकीन हमारे राजू भाई, कॉमेडी का आसमान। मैं तो समझता हूँ कि मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे कलाकार सामने आ रहे हैं और दिन ब दिन आते जा रहे हैं। उनका अंदाज़ तो अभी खैर इस वक्त तो सामने नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों को, आपको भी याद आ रहा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि अपने अंदाज में कि एक शागिर्द होने के नाते कि जब तक देश दुनिया में हंसी रहेगी, स्टैंड अप कॉमेडी रहेगी, हंसी मजाक रहेगा, राजू श्रीवास्तव जी का नाम वहाँ पर बड़ी शान से लिया जाएगा, क्योंकि राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में स्टैंड अप कॉमेडी है, अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक आसमान है। तो देखिए, आप यहाँ सुनील पाल जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, सरकार से मांग करते हैं। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं मौसम को लेकर राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने कहा कि 24 तारीख तक ऐसे ही बारिश होगी और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और अब दिन और रात का तापमान भी सामान्य रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, लगातार बारिश होने से जहां लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा, वहीं मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका है। क्या कुछ रहेगा आगे मौसम का हाल, बात कर लेना चाहेंगे राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी जी हमारे साथ हैं। सर, आगे क्या कुछ मौसम बरकरार रहेगा और किन किन इलाकों में बारिश होगी और कहाँ कहाँ मानसून और भी बेहतर हो? नहीं, देखिए, अभी नेक्स्ट नाइट तक तो रिड्यूस हो जाएगा। अभी तक जो सुबह 8:30 से हाईएस्ट है पाला में 44 मिलीमीटर, तो हम लोग आइसोलेटेड हैवी दिए हैं, येलो कलर का दिए हैं। बाकी जगह में 25 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर आया है। ये स्पेल अभी जो अगले 1-2 घंटा में कम हो जाएगा, लेकिन क्लाउडिंग रहेगा।
लेकिन मेजर जो वजह है, जो लो प्रेशर एक आ रहा था वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, उसका रेमिनेंट, और उसके साथ साथ एक पश्चिम से जो आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके साथ इंटरेक्शन है। अगर देखेंगे तो मेनली हमारा मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, उसके साथ साथ जो छटा हुआ इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण जो होता है हरियाणा और दिल्ली, पंजाब हरियाणा में बहुत कम रेन है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और ये जो एक्टिविटी है ये कल से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने के बाद फिर 26 या 25 को फिर आएगा स्पेल, लेकिन बीच में क्लाउडिंग रहेगा। अभी इतना जल्दी जो है क्लियर नहीं हो रहा है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक आर के जैना मनीष, इनका साफ तौर पर कहना है कि 24 तारीख के बाद 26 तारीख तक मौसम और भी खराब हो सकता है, यानी बारिश और भी आ सकती है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से निगरानी भी रखी जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, मानसून इस साल का बाकी सालों की तुलना में काफी बेहतर है और मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से भी राहत जरूर मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।